हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 4 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। चारों लेक्चर में हमने मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया है। आज का लेक्चर होने वाला है लास्ट टॉपिक का, और वो लास्ट टॉपिक है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड की हम लोग चर्चा करेंगे आज, और इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग मेक श्योर करिए कि उन चारों लेक्चर को आप लोग देख के बैठे होंगे। इस अगर लेक्चर को आप अटेंड कर रहे हैं तो चारों लेक्चर आपको अटेंड होने चाहिए, सारे लेक्चर्स आप लोगों को पते होने चाहिए, आपने देखे होने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि भाई जो मैक्सिमम पोर्शंस हैं तो उन्होंने उसको तो मैंने आपको 4 लेक्चर में दे दिया है। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को मैंने 4 लेक्चर्स में पढ़ा दिया है। आज सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है मियोसिस सेकेंड का, उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि आप लोग अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, ताकि कॉन्सेप्ट नोट डाउन करते जाएं। और ज्यादातर तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि जब आप क्लास में बैठे रहें, क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो आप नोट डाउन जरूर करें, अपना नोट्स खुद से बनाएं, ताकि आप लोगों को उस क्लास के दौरान ही चीजें याद होती जाएं। ठीक है ना, ऐसा कोशिश किया करो। थोड़ा मेहनत लगता है, टाइम लगता है, वीडियो को रोक रोक कर लिख लिया करो। स्क्रीनशॉट लेके कहां तक रखोगे, है ना। चलिए हम लोग चर्चा कर लेते हैं इंटरकाइनेसिस की, क्योंकि देखो हमने मियोसिस फर्स्ट को पढ़ा, मियोसिस सेकेंड को अगर हमें पढ़ना है तो उसके बीच में जो गैप आता है, जिसको इंटरकाइनेसिस बोला जाता है, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम इंटरकाइनेसिस की बात करते हैं, तो इंटरकाइनेसिस स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन पर होता है। मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के बीच की स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस, एक गैप होता है। और ध्यान दीजिएगा, इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रिप्लिकेशन हो या डुप्लीकेशन हो, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अमाउंट जो हाफ करना था हमने कर दिया मियोसिस सेकेंड, मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस सेकेंड में अब हाफ नहीं करना होता है। मियोसिस सेकेंड तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, लाइक माइटोसिस। मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होता है, माइटोसिस के जैसे होता है। इसलिए अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि डीएनए का रिप्लिकेट करो, डीएनए को डुप्लीकेट करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं बता दूं आप लोगों को, मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के जैसे होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जिस तरह से माइटोसिस में हम नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कराते थे माइटोसिस, उसी तरह से मियोसिस भी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज कराने के लिए होता है। मियोसिस फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया था, नंबर ऑफ सेल्स 2 बनाए थे, हेप्लोइड वाले 2 सेल्स बन गए थे साइटोकाइनेसिस के बाद। ठीक है, हेप्लोइड वाले जब 2 सेल्स बन गए थे, तो उसके बाद अब मियोसिस सेकेंड करना है। क्यों मियोसिस सेकेंड क्यों करना है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना है। अब क्रोमोसोम के नंबर को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को ही, नंबर ऑफ सेल्स को ही डबल करना रहता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम इंटरकाइनेसिस की बात करेंगे, इन दिस स्टेज देयर इज नो डीएनए रिप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ध्यान दीजिएगा, जो इंटरकाइनेसिस होता है M1 मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का होता है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में G1 होगा, G2 होगा, क्योंकि गैप तो होना चाहिए, पर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा इंटरकाइनेसिस में, यह बात आपको याद रखना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, एक बात यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि जब मियोसिस फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, तो मियोसिस फर्स्ट के जस्ट तुरंत बाद, मतलब तुरंत बाद मियोसिस फर्स्ट हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, उसके तुरंत बाद आ जाता है इंटरकाइनेसिस। एक गैप होता है। ठीक है, क्या होता है? गैप होता है। और इंटरकाइनेसिस के जस्ट बाद शुरू हो जाता है प्रोफेज सेकेंड। क्या शुरू हो जाता है? प्रोफेज सेकेंड। प्रोफेज सेकेंड क्या है? फर्स्ट इवेंट है मियोसिस सेकेंड का। प्रोफेज सेकेंड क्या है? फर्स्ट इवेंट है मियोसिस सेकेंड का। हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए, हम मियोसिस सेकेंड की बात ही कर रहे हैं, मियोसिस सेकेंड की हम बात कर रहे हैं। तो मियोसिस सेकेंड इनिशिएटेड आफ्टर साइटोकाइनेसिस इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का जब साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ, उसके जस्ट बाद मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट में इस तरह की कंडीशन बनी थी, 2 न्यूक्लियस बन गए थे अपोजिट पोल पर, क्रोमोसोम एंटेंगल्ड हो गया था, मतलब क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस हुआ, मतलब फिर से ओपन हुआ क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मियोसिस फर्स्ट होने के बाद हो सकता है उसमें कुछ कमियां रही हो, तो उसको खोलना पड़ता है।
सुधारने के लिए, ठीक है, उस कमियों को सुधारने के लिए क्रोमोसोम में कुछ कमियां अगर आ गई होंगी मियोसिस फर्स्ट के दौरान तो उसको सुधारा जाता है मियोसिस सेकेंड में, और साथ ही साथ नंबर ऑफ सेल्स को मियोसिस सेकेंड करके इंक्रीज करा दिया जाता है, ठीक है। देखिए मियोसिस फर्स्ट जैसे हुआ साइटोकाइनेसिस आ गया, साइटोकाइनेसिस हुआ तो 2 सेल्स बन गई और दोनों सेल्स में अमाउंट क्या है डीएनए का 2C है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो हेप्लॉइड है, आधे नंबर है। कैसे हैं? आधे नंबर। अगर 24 है वो सॉरी 46 है तो इसमें 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46 है तो 23 इनमें है, सभी सेल्स में 23 दोनों सेल्स में क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसा कि ऑलरेडी आपको बताया कि मियोसिस सेकेंड लाइक माइटोसिस के जैसा होता है मियोसिस सेकेंड, इसकी चर्चा हमने किया था, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोनों का? ले लीजिए। पहले वाले का लो इंटरकाइनेसिस का, मैंने इसमें टाइम नहीं दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। हो गया या पॉज करके लिख लिया करो, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके लिख लो, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। मैंने आपको समझाया मियोसिस सेकेंड क्या होता है। अच्छा इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे मियोसिस सेकेंड को हमें पढ़ना है डिटेल में, तो उनके चारों फेजेज को हमें पढ़ना पड़ेगा। मियोसिस सेकेंड के चारों फेजेज को हमें पढ़ना है, ठीक है। मियोसिस सेकेंड के फर्स्ट फेज की जब हम बात करते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोफेज सेकेंड। क्या बोलोगे? प्रोफेज सेकेंड बोलोगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम बिकम अगेन कॉम्पैक्ट। मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट होने लगते हैं। देखो जब तुमने बात किया था किसकी बात किया था? मियोसिस फर्स्ट की तुमने बात किया था, यहां पे मैंने दिखाया है, ये यहां पे मियोसिस फर्स्ट की जब तुमने बात किया था तो मियोसिस फर्स्ट में ध्यान दो, क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियर एनवलप आ गया था। अब क्रोमोसोम खुल गए थे, ठीक है, तभी तो साइटोकाइनेसिस के द्वारा मियोसिस फर्स्ट के लास्ट में साइटोकाइनेसिस के द्वारा 2 सेल्स बन गए थे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, बन गए थे ना। अब ध्यान दीजिएगा, जो मियोसिस सेकेंड आ जाता है उसका प्रोफेज सेकेंड जब आता है तो उसमें कहता है कि जो क्रोमोसोम्स सेल्स में क्रोमोसोम्स जो डीकंडेंस हुए हैं उनको मुझे कॉम्पैक्ट करना है। क्या करना है? कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। कॉम्पैक्ट कर लिया गया। अब जब ये कॉम्पैक्ट हो जाता है तो इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी है। अब क्या होगा भाई? अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो ये क्रोमोसोम जो है कॉम्पैक्ट होकर प्रोफेज सेकेंड में कॉम्पैक्ट होकर के ये कहां पे आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो? ले लीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा साइटोप्लाज्म में आया तो उसके बाद शुरू हो जाता है दूसरा स्टेज, दूसरा फेज, जिसका नाम है मेटाफेज सेकेंड। क्या नाम है? मेटाफेज सेकेंड नाम है। जब मैं मेटाफेज सेकेंड की बात करूंगा तो मेटाफेज सेकेंड में होता क्या है कि जो सेंट्रोसोम थे, सेंट्रोसोम के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, क्या है? सेंट्रोसोम जो ऐसे ऐसे होता है ना, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है, एक माइक्रोट्यूब्यूल ये है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वहां से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर निकलते हैं विच फॉर्म अपोजिट पोल। कहां से फॉर्म्स होते हैं? विच फॉर्म्स एट अपोजिट पोल। कहां से फॉर्म होते हैं? एट अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पर ये फॉर्म होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर कहां से निकलेंगे? अपोजिट पोल से, दोनों सेल के, मतलब सेल के अपोजिट पोल से। जैसे ये सेल है ना, ये सेल है तो सेल के देखो अपोजिट पोल पर क्या है? सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम का ये माइक्रोट्यूब्यूल, यहां से स्पिंडल फाइबर निकलेंगे ना, यहां से भी स्पिंडल फाइबर निकलेगा। अब वो स्पिंडल फाइबर कहां पे जुड़ेगा? जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड होते हैं कि नहीं? ये देखो 2 क्रोमैटिड, क्योंकि कंपैक्ट होकर के प्रोफेज सेकेंड में कंपैक्ट होकर के ऐसे बन गया था। प्रोफेज सेकेंड में कंपैक्ट होकर के 2 क्रोमैटिड का बन गया क्रोमोसोम। अब प्रत्येक क्रोमैटिड पर क्या है? काइनेटोकोर है। ये रेड वाला जो मैंने बनाया है, ये देखो लाल लाल दिख रहा है ना, ये जो रेड वाला है ये काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा। हाँ जुड़ गया भाई। कहां पे जुड़ा? मेटाफेज सेकेंड में। किस फेज में जुड़ा? मेटाफेज सेकेंड में जुड़ा।
और जैसे ही जुड़ता है इसको मेटाफेजिक इक्वेटर पर, ये मेटाफेजिक इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट इसको बोल सकते हो, ये मेटाफेजिक इक्वेटर है, इस पे अलाइन कर देता है, मतलब एक रेखा में ला देता है, अलाइन कर देता है, ठीक है ना। स्पिंडल फाइबर इसको रेखा में ला दिया। अब अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले तो आगे कहानी बताता हूं, ले लिए, ठीक है, ओके। अच्छा अब क्या होगा, इससे जुड़ गए स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से, तो अब क्या होगा, अब आ जाएगी एनाफेज। एनाफेज सेकंड में क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर यहां पे जुड़ेंगे, अब ये स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेंगे, क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, छोटे होंगे, किसमें, एनाफेज सेकंड में। अब जब ये एनाफेज सेकंड में सिकुड़ेंगे तो सिकुड़ने के पीछे इनकी वजह होती है, सिकुड़ने के पीछे इनकी वजह होती है कि सिकुड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग हो रही है, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के शॉर्टनिंग की वजह से ही स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो शॉर्ट हो गए स्पिंडल फाइबर, शॉर्ट हो गए। अब जब ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो गए तो क्या होगा, जुड़े कहां से थे, क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर था ना, क्रोमैटिड के सेंट्रोमियर से जुड़े थे, सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर था, उसी से तो जुड़े थे, ठीक है। अब क्या होगा, जो सेंट्रोमियर था स्प्लिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट इनटू टू क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड में टूट गया ना सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये प्रत्येक क्रोमैटिड, नाउ ईच क्रोमैटिड बिकम क्रोमोसोम, अभी अपोजिट पोल पे चला जाएगा, क्रोमोसोम बन गया, क्या बन गया, क्रोमोसोम, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड का, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड का क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया, किसमें, एनाफेज में। ध्यान देना, एनाफेज सेकंड में शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल अब छोटे होते हैं, सिकुड़ते चले जाते हैं, सेंट्रोसोम के माइक्रोट्यूब्यूल सिकुड़ेंगे तो स्पिंडल फाइबर भी सिकुड़ेगा। अब स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेगा तो सेंट्रोमियर पे जहां पे अटैच था तो वहां से क्रोमोसोम को तोड़ देगा, दो क्रोमैटिड में, किसमें तोड़ देगा, दो क्रोमैटिड में। अब ये क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे जाएंगे, कहां जाएंगे, अपोजिट पोल पर, अपोजिट पोल पर इन पे फिर वही बात होगी कि एक न्यूक्लियर एनवेलप आ जाए ताकि अलग अलग न्यूक्लियस बन सके। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है, आगे चर्चा करता हूं मैं, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो क्रोमैटिड अलग हुए हैं, क्रोमैटिड अलग हुए हैं, अलग होने के बाद जब टीलोफेज अवस्था आ जाएगी, लास्ट वाली फेज आ जाएगी, तो लास्ट वाली फेज में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आ गया है एक क्रोमैटिड यहां पे आया है। मियोसिस सेकंड के लास्ट फेज टीलोफेज सेकंड में क्या होगा कि इसके बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी और इसके भी बाहर एक न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगी। यानी कि मियोसिस सेकंड के लास्ट फेज में, टीलोफेज सेकंड में, अब जब क्रोमैटिड अलग अलग अपोजिट पोल पर चले जा चुके हैं तो अब क्रोमोसोम के जैसे बिहेव करेंगे, सिंगल क्रोमैटिड के क्रोमोसोम, और उनके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप आ जाती है टीलोफेज सेकंड में, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के द्वारा क्रोमोसोम अब एक बार फिर से एनक्लोज्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब कहानी है कि जो मियोसिस सेकंड आपने पढ़ा वो कहानी खत्म होती है फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 सेल्स के बनने से ये कहानी खत्म हो जाती है। मतलब अब 4 सेल्स बन जाएंगे, कहानी समझिएगा, बताता हूं आपको। जब आपने मियोसिस फर्स्ट किया उसके साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन गए थे, ठीक है, 2C अमाउंट के हेप्लोइड। अब कहानी ये है कि जब तुम मियोसिस सेकंड के लास्ट में आ चुके हो, मियोसिस सेकंड के लास्ट में आ चुके हो तो दोनों सेल क्या दे देंगे, 2 सेल्स और बना देंगे, 4 सेल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। वो भी कैसा, जो 4 सेल बनेंगे इससे 2C अमाउंट के तो होंगे, ध्यान सुनिएगा, 2C अमाउंट के तो होंगे पर ये हेप्लोइड भी होंगे। क्यों, क्योंकि एक बार हेप्लोइड हो चुका है तो अब भी हेप्लोइड रहेंगे,
ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना? तो हेप्लॉइड भी मतलब अब भी हेप्लॉइड रहेंगे और नंबर ऑफ सेल्स 4 हो जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि मियोसिस सेकेंड के लास्ट में टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है। 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती है। क्या बनती हैं? 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है मियोसिस सेकेंड के टेट्राड, मियोसिस सेकेंड के लास्ट में टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है। ठीक है, मियोसिस सेकेंड के लास्ट में टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाता है। ठीक, ओके। तो यार ये भेजा खा लेते हैं, स्टार्ट करके इसे। हाँ, ध्यान दीजिएगा, मियोसिस सेकेंड के लास्ट में क्या बन जाता है? टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाता है। ठीक, भगवान देख रहा है तुम्हारा, बहुत बुरा हो ये जान लो। क्या होता है मियोसिस सेकेंड के लास्ट में? मियोसिस सेकेंड के लास्ट में टेट्राड ऑफ सेल्स बोले तो 4 सेल्स बन जाती है। और वो सेल्स कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। क्यों? पहले ही मियोसिस फर्स्ट आपने करा दिया, हेप्लॉइड बना दिया कि नहीं बना दिया? तो जो 4 डॉटर सेल्स बनेगी, अभी मरना रहता है तुम लोगों को। और थोड़ा माइक में इशू है, इसीलिए माइक नहीं ले पाया हूं, क्या ही करूंगा। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं कि जब मियोसिस सेकेंड का लास्ट इवेंट आता है, कौन सा? टेलोफेज सेकेंड में। इस केस में 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं। क्या बनती हैं? 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है टेट्राड ऑफ सेल्स बनता है। ओके, तो मियोसिस सेकेंड भी खत्म। ठीक, मियोसिस सेकेंड भी खत्म। ओके, मियोसिस सेकेंड में क्या हुआ? लास्ट इवेंट में टेलोफेज सेकेंड में जो क्रोमैटिड अपोजिट पोल पर चले गए थे, अब क्रोमोसोम के जैसे बन गए, सिंगल सिंगल क्रोमैटिड का, और उनके बाहर न्यूक्लियर एनवलप बन जाएगा ना। अब कहानी क्या है? मियोसिस सेकेंड भी खत्म हो गया। अब कहानी ये है कि जितना आपने मियोसिस पढ़ा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उससे फायदे क्या है। मतलब सीधी सी बात समझो कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। मियोसिस आपने कराया, उससे क्या क्या होने वाला है, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, कराने के पीछे मकसद क्या था। ध्यान दीजिए, जब हम मियोसिस की बात करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस की, तो मियोसिस प्रिजर्व द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व रखती है। जैसे हमारे सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 होना चाहिए। इसके लिए क्या होगा? अगर हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे करने होते हैं, तभी तो 2 गैमीट मिलकर 23 46 बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? बन जाते हैं ना। इसीलिए क्या होता है कि हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। ठीक है ना, क्या करके रखता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को प्रिजर्व करके रखता है। किसमें? जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब कहानी है कि मियोसिस रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमेट्स। गैमेट्स के लिए ही मियोसिस होता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है जैसे हम सब, हमारे गैमेट्स में ही मियोसिस होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करना है, ताकि आगे जब फर्टिलाइजेशन हो, फर्टिलाइजेशन से 2 सेल्स आपस में मिलेंगे तो दोनों में 23 रहेगा, तभी तो 46 फिर से प्रिजर्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करना रहता है। कितना करना रहता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मियोसिस के थ्रू हाफ करना रहता है। क्या करना रहता है? हाफ करना रहता है। ठीक है, अब कहानी है कि ये मियोसिस एक्चुअल में, ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करने के लिए हुआ, लेकिन इसका मेन बेनिफिट क्या है? इट इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब जीन्स में वेरिएशन लाता रहता है, चेंज लाता रहता है, तभी तो इवोल्यूशन हो पाया। अगर जीन में वेरिएबिलिटी नहीं लाता, वेरिएशन नहीं लाता, वेरिएबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता, तो इवोल्यूशन हो पाता क्या? हम लोग बंदर से इंसान बन पाते क्या?
नहीं ना। अब भाई और भी ज्यादा वेरिएशंस आते जाएंगे तो भाई 1000 साल या लाख साल या करोड़ साल बाद देखा जाएगा कि इंसानों में भी चेंजेस आ चुके हैं, इंसान अब दूसरे तरह से पैदा होने लगे, है ना। तो मियोसिस क्या करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है, जनरेशन टू जनरेशन चेंज लाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये है मियोसिस का सिग्निफिकेंस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मैं ये भी आशा कर सकता हूं कि आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग जब अगला लेक्चर शुरू करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, तो उसमें हम लोग एक चैप्टर लेने वाले हैं, सेल चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमने आज फिनिश कर दिया सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को। मैं आशा करता हूं कि आपने सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली अटेंड किया होगा। अगर प्रॉपरली अटेंड किए हो तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं, गारंटी देता हूं कि आपने सिंगल कॉन्सेप्ट को मिस नहीं किया होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं अगले लेक्चर में, बायोलॉजी के अगले लेक्चर में आप लोगों के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहें। ठीक है, तो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वो लेक्चर होने वाला है 10 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का। तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।